यू दिस इज हैपनिंग। ऐसे 14-15 बच्चे होते हैं, 19 तो आ गए एंड काउंटिंग। क्या? अरे नहीं नहीं, अरे क्या? क्या? अरे आ गया भाई, ऐसे क्या कर रहे हो तुम यार? ऐसा ऑडिटर अपना यार ये। अरे हाँ, वो तो दूसरा है, वो आया नहीं। वो हाँ। आज रिमेनिंग क्लासेस क्यों नहीं है? क्योंकि आज क्या है, आज है फाउंडेशन का टेस्ट सीरीज है आज, मतलब वो काफ़ी बड़ा मॉक टेस्ट है, ठीक है? तो उसमें बहुत सारे लोग आएंगे, इसलिए। तो इसलिए अब मेरे को लगा कि मैं आप लोग के बिना कैसे रहूँगा। मेरे को बस सिर्फ आप लोग के लिए, तो मेरे को आप लोगों से मिलना था, इसलिए मैंने क्लास रखी। और आप जैसे वही सेम दिल जीत लिया आप लोगों ने। क्या? बात एक ही है। बट कुछ लोगों से नहीं मिला था ना मैं, वही तो। इसलिए वो बस वो कुछ जनों के लिए। चलिए, कल की तो कर लेते हैं, क्या क्या करें। एक दिन तो सह लेंगे अपन, और 2 दिन का गैप बहुत ज्यादा हो जाता, इतना गैप नहीं रखना चाहिए। क्यों 2 तारीख की काहे की? अरे उनको भूले कैसे? आपको लगता है भूल सकते हैं उनको? हाँ, उनको कोई नहीं भूल सकता, बस बात इतनी सी है कि क्या करना है। हाँ, अरे बाबा वो सारी बातें छोड़ो, आप तो बस मेरे को ये बताओ कि चैप्टर कौन सा चल रहा था अपना? डिपॉजिट्स। नोट्स बना रहे थे इसके अपन। चलिए, शुरुआत शुरुआत करते हैं। क्या चल रहा है? लाइए, नोट्स दीजिए। अरे सर आइए, जल्दी आइए, लाओ नोट्स देना। हाँ जी। हाँ एकदम ऐसे। नहीं नहीं, पढ़ा हुआ है यार, ऐसी तो बात नहीं, इतनी नहीं भी नहीं है जितनी किसी और की थी। वही तो, पता नहीं क्या चाहते हैं बुक से। चलो मेरी बात सुनो। लास्ट अपन ने एक बात कर रहे थे अपन की डिपॉजिट्स का मतलब क्या। अरे आराम से, गुस्सा, इतनी सी बात पे गुस्सा। और तुम क्या यार बर्तन लेकर रहे हो? यहाँ पे खाना खाने आते हो तो थाली वाली साथ में लेके ऐसे 56 भोग परोस के, ऐसा कुछ। चलिए एवरीबॉडी प्लीज। हाँ जी, देखो मैं कह रहा था ना। अरे देवांग, सब बढ़िया, राधे राधे। चलिए एवरीबॉडी प्लीज फोकस। चलो भाई, कम बैक कम बैक। अब सुन लीजिए, डिपॉजिट्स अपन ने चालू किया था, तो मैंने बताया था डिपॉजिट्स मतलब कोई भी पैसा जो आपने रिसीव करा, लोन रिसीव करा है, किसी और फॉर्म में पैसा रिसीव करा है, बट डज नॉट इंक्लूड एनी अमाउंट विच इज प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद आरबीआई। और आरबीआई के साथ मिलकर उन्होंने कुछ कुछ अमाउंट्स के लिए मना कर दिया। सबसे पहले बोला सीजीएसजी, लोकल अथॉरिटी, या उन्होंने किसी चीज़ के लिए गारंटी दिया, वहां से अगर पैसा मिला है तो उसको डिपॉजिट्स नहीं माना जाएगा। इंडिया को जब नहीं छोड़ा, जब सरकार को नहीं छोड़ा, तो फॉरेन को कैसे छोड़ दे? तो फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन बैंक, आईएमएफ, इन सबसे पैसा मिला है तो उनको भी नहीं काउंट करा जाएगा। बैंकों से उधार लिया तो वो भी काउंट नहीं करा जाएगा। जब बैंक से उधार ले लिया तो पीएफआई से भी उधार ले लो, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उधार लिया तो वो भी नहीं माना जाएगा। और पब्लिक से कमर्शियल पेपर इशू करके अगर उधार लिया तो वो भी माना नहीं जाएगा। अगर किसी कंपनी से पैसा उधार लिया तो वो भी माना नहीं जाएगा। समझ आ गया?
ठीक है। वो तो आपने पढ़ा ही होगा, इश्यू ऑफ शेयर्स याद है क्या आपको? पूरा याद है क्या इश्यू ऑफ शेयर्स? अच्छा सुनो तो सही, वो जो शेयर्स इशू करे ना आपने, ठीक है, तो वो भी डिपॉजिट्स नहीं है। टेल मी समथिंग न्यू। हाँ, बस वही है। ठीक है, शेयर्स इशू करना इज नॉट अ डिपॉजिट। टेल मी समथिंग न्यू सर। चलिए सुनिए, कुछ नया बताता हूं आपको आज। पहले तो लिखो, अमाउंट रिसीव्ड, लिख ही देता हूं, अमाउंट रिसीव्ड बाय इशू ऑफ शेयर्स, बाय इशू ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, अमाउंट रिसीव बाय इशू ऑफ सिक्योरिटीज, क्या हुआ? पिंक नहीं है यार, रेड है। अरे मतलब आई एम नॉट यूजिंग दिस, ये वाला यूज़ नहीं कर रहा मैं, तो इधर जो ऊपर वाला है ना वो यूज़ कर रहा हूँ। एंड दिस इज़ रेड। आपको लगता है मैं पिंक यूज़ कर सकता हूँ? इतनी देर में तो मैं बेहोश हो जाता एक बार, चक्कर खा के। ओह, क्या भाई, एक तो ये कितना बोलता है, ऊपर से आज एकदम कोने में बैठ गया। भाई बात मत करो, इग्नोर यार, नॉन एग्जिस्टेंट। अब मेरे लिए क्लास ही यहीं तक है। चलिए गाइस, इधर ध्यान दीजिए, जो हमें दिख नहीं रहे उनको हम इग्नोर करेंगे। नहीं, ऑनलाइन वालों को नहीं, ऑनलाइन वाले प्यारे बच्चे प्लीज यूज व्हाइट कलर। चलो चलो सुनो। अच्छा नहीं लगता ऐसे, छोड़ो यार, सुनो तो सही। अमाउंट रिसीव बाय वे ऑफ इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज। अच्छा सुनना, बाय वे ऑफ इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज, आपको पता है जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आती है ना, जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आती है वो आपको रिफंड करना पड़ता है, जिनको आपने अलॉट नहीं करा सिक्योरिटीज। ठीक है, उसका रिफंड कितने दिन में हो जाना चाहिए? 60 डेज में। refund should be made within a period of 60 days from the date of receipt of application money. Okay? तो रिफंड कितने दिन में करना है आपको? 60 डेज की एक्सपायरी के 15 दिन के अंदर अंदर, 60 डेज की एक्सपायरी तक वेट करेंगे, 60 डेज की एक्सपायरी के 15 डेज के अंदर अंदर आपको रिफंड करना है। मतलब एक्चुअली 60 दिन में अलॉटमेंट करना है और ये आपको 15 डेज के अंदर अंदर इसको रिफंड करना है। पंद्रह दिन में क्या करना है? रिफंड करना है। इफ मनी इज नॉट रिफंडेड विद इन सच पीरियड, देखो अमाउंट रिसीव बाय वे ऑफ इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज 60 दिन में हम अलॉट कर देंगे या रिफंड करने का प्रोसेस कर देंगे, जो 60 दिन की एक्सपायरी के 15 दिन के अंदर अंदर हम आपको रिफंड कर रहे हैं। और अगर हम आपको 15 दिन में वो रिफंड नहीं करते, इफ मनी इज नॉट रिफंडेड विद इन सच पीरियड, देन सच अमाउंट shall be assumed as deposits। समझ आ गया?
तो वो एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो पैसा पड़ा है ना हमारे पास, उसको हम डिपॉजिट्स मान लेंगे, अज्यूम कर लेंगे कि वो डिपॉजिट्स हो गया। तो मतलब एक्सेप्शन जो चल रहा था ना, उसके अंदर एक एक्सेप्शन का एक्सेप्शन आ गया कि भाई इनको नहीं मानेंगे, अरे नहीं इसमें एक एक्सेप्शन है, इसको मान लेंगे, लाइक दैट। समझ आई बात? कि वैसे जो आपका पैसा मेरे को रिसीव हो रहा है वो डिपॉजिट्स नहीं है, एप्लीकेशन का जो पैसा रिसीव हो रहा है वो डिपॉजिट्स नहीं है, बट क्योंकि एक्सेस एप्लीकेशन है तो मुझे 60 डेज की एक्सपायरी के 15 दिन के अंदर अंदर आपको रिफंड करना पड़ेगा, और नहीं किया तो उसको डिपॉजिट्स मान लिया जाएगा। समझ आ गया क्या? क्लियर? जल्दी बोलो। 7 पॉइंट्स हो गए। डिपॉजिट्स मान के इंटरेस्ट लगेगा ना इस पे, कंपनी ने डिले कर दिया ना आपको पेमेंट देने में, तो कंपनी ने डिले कर दिया तो इसको एक बार के लिए डिपॉजिट मान लो, तो ताकि कंपनी के पास पैसा बढ़ा रहे तो ब्याज तो मिले इन्वेस्टर को, इसलिए। समझ आ गया? एनी अमाउंट received from director of a company or relative of a director, amount received from a director of a company or relative of a director of private company तो अगर आपको डायरेक्टर से या रिलेटिव से, ठीक है, पैसा मिल रहा है, मतलब डायरेक्टर तो किसी भी कंपनी का, डायरेक्टर तो किसी भी कंपनी का, भले प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, मगर रिलेटिव सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कंपनी में काउंट होगा। बात समझ आ गई? मतलब इफ आई एम ए रिलेटिव ऑफ अ डायरेक्टर ऑफ अ पब्लिक कंपनी और मैं फिर पैसा दे रहा हूँ तो डिपॉजिट्स में काउंट हो जाएगा, बट इफ आई एम ए डायरेक्टर ऑफ अ प्राइवेट कंपनी और अ पब्लिक कंपनी तो मैं पैसा दे रहा हूँ तो डिपॉजिट्स में काउंट नहीं होगा, और मैं रिलेटिव हूँ डायरेक्टर का प्राइवेट कंपनी के तो डिपॉजिट्स में काउंट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरी एक प्राइवेट कंपनी है, उस प्राइवेट कंपनी में मेरे फादर ने पैसा दे दिया, मेरे फादर रिलेटिव हो गए, तो क्या वो डिपॉजिट्स है? नहीं, वो डिपॉजिट्स नहीं है, मगर इसकी कुछ कंडीशंस होती है। इसकी क्या है? कुछ कंडीशंस है। इसकी कंडीशन नंबर 1, इसके लिए क्या चाहिए? डिक्लेरेशन चाहिए। इसके लिए क्या चाहिए? डिक्लेरेशन चाहिए। डिक्लेरेशन चाहिए राइटिंग में, किस चीज़ का? दैट अमाउंट given to the company, amount given to the company is not acquired, amount given to the company is not acquired by borrowings। मतलब इन शॉर्ट ये अपने ये बोलना चाहता है कि भाई मैंने अपनी जेब के पैसों से तुम्हें पैसा दिया है, उधारी लेके नहीं, इसका इसको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। और दूसरा पॉइंट, कंपनी क्या करेगी? कंपनी डिस्क्लोज करेगी इस बात को, इस बात का डिस्क्लोजर देगी बोर्ड रिपोर्ट में
बोर्ड रिपोर्ट में। ओके, बोर्ड रिपोर्ट में कंपनी को ये बात डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं एज ए डायरेक्टर कंपनी को लोन देता हूँ 50 लाख का, या उधार दिया मैंने कंपनी को, कुछ भी पैसे दे दिए मैंने कंपनी को, तो क्या वो डिपॉजिट्स हैं? नहीं सर, वो डिपॉजिट्स नहीं है। सिंपल सी बात है। अगर ये दो कंडीशन है सेटिस्फाइड हो रही है, मैंने डिक्लेरेशन दे दिया कि मैंने उधारी नहीं ली थी, मेरे खुद के पर्सनल फंड्स हैं, और कंपनी ने ये बात को डिस्क्लोज कर दिया बोर्ड रिपोर्ट के अंदर, बरोबर? जल्दी बोलो। डन, आगे बढ़े। हाँ, ऐसा नहीं हुआ तो डिपॉजिट्स मान लेंगे। क्लियर है? अगर मैंने लोन लेके दिया, डिक्लेरेशन नहीं दिया, तो डिपॉजिट्स अज्यूम हो जाएंगे। समझ आ गया? अच्छा, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो। ठीक है, अब तक के सारे पॉइंट्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये था। सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली याद करने हैं, बट ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। समझ आ गया? बोलो। डन, आगे बढ़े। ठीक है, एनी अमाउंट, अरे वो चार्ज याद है क्या? चार्ज दो तरीके का होता था, सिक्योर्ड मतलब वो, एक होता था फिक्स्ड और दूसरा होता था फ्लोटिंग। फिक्स में तो हायरार्की चलती थी, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। समझ आ गया? मतलब चार्ज 1, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, ये तो फिक्स में चलती थी। याद है ना वो, कि मैं जिसका पहले चार्ज रजिस्टर्ड हो जाएगा उसकी रैंक 1, जिसका बाद में होगा रैंक 2, और अगर रैंक 1 को देने के बाद कुछ नहीं बचा तो रैंक 2 को नहीं देंगे। याद है? अच्छा, अब मेरी बात सुनो। फ्लोटिंग चार्ज होता है, फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है पता है आपको? फ्लोटिंग चार्ज में रैंक नहीं चलती, फ्लोटिंग चार्ज में क्या चलता है? प्रपोर्शन। उस प्रपोर्शन का एक और नाम था, हाँ सुना ही नहीं दे रहा थोड़ा सा। ना ना ना, अरे क्रिस्टलाइजेशन में तो फिक्स्ड हो जाता है वो। प्रपोर्शन का एक और वर्ड था, प्रपोर्शन के लिए शेयर इशू करने हैं आपको। मैं एक बार तो खुश हो गया। प्रपोर्शन के लिए, प्रपोर्शनेट के लिए एक वर्ड यूज करा गया था, मतलब ऐसे लीगल मैक्सिम था, दो वर्ड यूज करे गए थे। एड वोलेरम ड्यूटी के लिए था भाई, लीगल मैक्सिम्स को यूज किया गया था। पारी, पारी, पारी पैसिव, याद आया क्या? ओ भाई, ये याद ही नहीं है पारी पैसिव। ऑनलाइन वालों से देखता हूं मैं, इनको याद है क्या? भाई इनको भी नहीं पता, किसी का आंसर नहीं आ रहा, फिर बोलते हैं कि सर आप ऑनलाइन वालों पे ध्यान नहीं देते। भाई चैट्स, एक सेकंड, चैट्स तो चालू है नहीं, लिखा नहीं इन्होंने अभी, लिखा ना इन्होंने, ब्लैक यूज करो सर, वाइट यूज करो सर, ब्लैक यूज करो सर। अरे याद है क्या पारी पैसिव? ओ भाई मारो मुझे, मारो, मारो मुझे। और समझाया भी था। अरे याद है क्या पारी पैसिव? ओह माय गॉड, पिंक। आपको पता नहीं लगा होगा बट यह पिंक चला था अभी। पारी पैसिव, अरे भाई याद है कि नहीं है बोलो ना यार, आप लोगों को तो याद है ना, आप ही हो मेरे सच्चे स्टूडेंट्स। भाई क्या हो गया ऐसे? मेरे को लगता है ऐसे कुछ नहीं, फोन साइड में रख के खाना वाना खा रहे हैं मस्त। ठीक है, वही चल रहा है इनका।
अरे भाई यार कोई मैसेज, अरे कोई चैट वैट्स ऑफ है क्या? एक सेकंड, चैट तो चालू है भाई। चलो ऑफ करके एक बार ऑन करता हूं मैं। साइड बाय साइड एट द सेम और द इक्वल फुटिंग। बुक में देख लिया होगा, गूगल। बाकी लोग जैसे आपको पार्टिसिपेंट्स कम होते हुए नजर आ रहे हैं ना, ये पार्टिसिपेंट जो कम ज्यादा हो रहे हैं, मेरे को लग रहा है बाबू गूगल पे जाके चेक कर रहे हैं। चलो चलो सुनो यार, अब ये आपने डिवेंचर इशू करे, आप तो सुनो, आप तो यहाँ, आप तो ध्यान दो, कम से कम कोई तो ध्यान दे। अमाउंट, एनी अमाउंट रेज्ड बाय issue of bonds और डिबेंचर्स। मतलब आप सोचो यार, मतलब मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है, कुछ ऐसे बच्चे हैं, है ना, देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स जो कि होता है ना कि एकदम बस, मतलब ऐसा होता है फ्री कंटेंट वाला, ठीक है। तो जैसे मेरी यूट्यूब पे क्लास चलती है, जो भी मैं फ्री कंटेंट देता हूँ, उस फ्री कंटेंट के बाद भी उनके पास में सर ये भी बढ़ा दो, सर ये भी बढ़ा दो, सर ये भी बढ़ा दो, सर ये फिर कई बार तो ऐसा लगता है कि भाई छोड़ दो, मैं बाकी पैसे चार्ज करना, सारा फ्री में बढ़ा दो। उनके इंस्टाग्राम तक पे मैसेज आ जाता है डाउट के लिए। मैंने इंस्टाग्राम मिला तेरे को डाउट पूछने के लिए? भाई कुछ तो कोई जगह तो छोड़ दे। यूट्यूब पे चल मैसेज है तेरा, टेलीग्राम पे मैसेज है, व्हाट्सएप पे भी है, अब इंस्टाग्राम पे भी मैं बैठ के क्या कर रहा हूँ, रील्स नहीं देख रहा मैं, अब आई एम सॉल्विंग द डाउट्स। बोलो यार, आप लोग के पास नंबर नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? आप लोग के पास आ जाएंगे वो तो नंबर, वैसे तो नंबर तो क्या है, नंबर तो वैसे ही दे देंगे वो आपको डाउट्स वाउट्स के लिए। मगर आपको बात समझ आ रही है? यहां देखो तुम लोग, चलो 25 बच्चे हो गए, तुम लोग भी आ गए क्या? चलो भाई आगे देखते हैं अपन तो। चलो, बट अब आप सोचो, ये लोग पैसे देके भी डाउट नहीं पूछते भाई। बोलो यार, मैं बताने के लिए तैयार बैठा है, यहाँ पे बार बार पूछ रहा है मैं, बट नहीं। अमाउंट रेज बाय इश्यू ऑफ बॉन्ड्स और डिबेंचर्स। चलो, अमाउंट रेज बाय इश्यू ऑफ बॉन्ड्स और डिबेंचर्स, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स को आपने इशू करा, उससे जो पैसे आए, ठीक है, भले ही वो सिक्योर्ड हो, सिक्योर्ड बाय, ठीक है, बाय अ फर्स्ट चार्ज। फर्स्ट चार्ज मतलब वो होता है ना फिक्स्ड चार्ज, ठीक है, और अ चार्ज रैंकिंग पारी पैसे, रैंकिंग पारी पैसियो, ओके। आगे समझ में? डन। ये सब क्या है? ये सबको डिपॉजिट्स नहीं माना जाएगा। अच्छा, ये वाले कौन से हैं? ये वाले जो डिबेंचर्स हैं ना, ये वाले जो डिबेंचर्स हैं, ये कौन से हैं? ये जो डिबेंचर्स हैं ये है, ये जो डिबेंचर्स हैं ये कौन से हैं? ये है कन्वर्टेबल। ये क्या है? कन्वर्टेबल है। चार्ज और चार्ज रैंकिंग पारी पैसियो, रैंकिंग, रैंकिंग RANKING, रैंकिंग, रैंकिंग पारी पैसियो। और ये कौन से डिबेंचर्स थे? कन्वर्टेबल इनटू शेयर्स, कन्वर्टेबल इनटू
शेयर्स। ओके, और 10th में आ जाएगा एनी अमाउंट raised by issue of non-convertible debentures not constituting a charge भले चार्ज भी कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर रहा है, non-convertible debentures not constituting a charge and listed on a recognized stock exchange, तो भी वो क्या है, वो क्या नहीं माना जाएगा, क्या नहीं माना जाएगा, वो डिपॉजिट्स नहीं माना जाएगा। एनी अमाउंट received from a एम्प्लॉय, कंपनी के एम्प्लॉय से पैसा मिला है, नॉट एक्सीडिंग हिज एनुअल सैलरी। अब सुनिए, एग्जाम्पल बताता हूं इसका, ठीक है। अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अब सुनिएगा इसको ढंग से, इस पॉइंट को। एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉय नॉट एक्सीडिंग इज एनुअल सैलरी अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब सुनो, अब इसके बारे में कुछ बताता हूँ। एक एम्प्लॉय है हमारा, कौन है हमारा एम्प्लॉय है, या मान लो हमारे यहाँ पे एक वो है कि रूल है कि यार जो भी एम्प्लॉय होता है, या तो वो खुद का लैपटॉप यूज़ करेगा, या और उसके पास खुद की एक्टिवा वगैरह होनी चाहिए। अगर नहीं है तो हम उसे ऑफिस से हमारी एक्टिवा देते हैं, या फिर ऑफिस से हम उसको लैपटॉप देते हैं। मान लो जो भी हम उसको लैपटॉप देते हैं, कुछ भी देते हैं, उसके लिए हमने कंडीशन रख रखी है कि उसको सिक्योरिटी हमारे पास रखवानी पड़ेगी। क्या रखवानी पड़ेगी? सिक्योरिटी रखवानी पड़ेगी। सो देयर इज़ अ कंपलसरी चार्ज कि उसको हमारे पास सिक्योरिटी रखवानी पड़ेगी ही पड़ेगी। सिंपल सी कहानी है। अगर उसने हमारे पास सिक्योरिटी नहीं रख रखी तो हम उसे नौकरी नहीं देंगे भाई। यार सोचो ना यार, मैंने उसको 1 लाख रुपए की एक्टिवा दे रखी है, एक्टिवा खुद 1 लाख की हो गई। सोचो यार क्या मजाक चल रहा है। और तो एक्टिवा देखो ना यार, नैनो आ रही होती तो इंसान नैनो ले लेता एक बार के लिए। बोले एक्टिवा 1 लाख, कम से कम नैनो में एसी तो है, एक नैनो ही ले लेते हैं। तो भाई आप एक्टिवा 1 लाख की आ रही है, आप सोचो 1 लाख की एक्टिवा मैं एम्प्लॉय को दे रहा हूँ। चलो मेरे पास पुरानी है, 50,000 की तो होगी, तो मैंने उसको कहा 50,000 रखवा दे भाई, कल को तो एक्टिवा तेरे को घर ले जाने के लिए दे रहा हूँ। तो लेके गया और आया नहीं तो, लेके गया और आया नहीं तो मैं क्या करूँगा? और जैसे तू नौकरी छोड़े तो ले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ गया? ठीक है। या फिर मैंने उसे लैपटॉप दे रखा है, मैंने कहा 20,000 रखवा दे लैपटॉप के। जैसे मेरे यूएस वाले लोग हैं, वो लैपटॉप लेके जाते हैं घर पे भाई। मैंने उनको ऐसे सिस्टम दे रखा है, पूरा कंप्यूटर स्क्रीन दे रखी है, सिर्फ स्क्रीन है उनके पास, और उनके पास पूरा लैपटॉप है। तो ऐसे क्या रहता है, जैसे ये ना, जैसे ये 2 चीज़ें चल रही है एक साथ, वैसे 2 चीज़ें उनके पास रहती है। इससे बड़ी स्क्रीन उनके पास है, और प्लस उनके पास लैपटॉप रहता है। तो लैपटॉप पे अलग काम चलता है, स्क्रीन पे अलग। तो स्क्रीन पे उनको क्या है, दिख जाता है ये डेटा है, और यहाँ पे हमारा सॉफ्टवेयर चल रहा है, यहाँ पे वो एंट्रीज करते रहते हैं। अब मैंने तो, अब ऑब्वियसली मैं सिक्योरिटी डिपॉजिट तो लूँगा नहीं, ठीक है। तो मैंने तो क्या है, चेक रखवा रखा है, ठीक है। अलॉन्ग विद दी चेक मैंने उनसे स्टैम्प पेपर पे लिखवा रखा है कि मैंने उनको लैपटॉप दिया है, ठीक है, जिसका मॉडल नंबर ये है और जिसकी मार्केट प्राइस ये है। अगर इसका कुछ भी डैमेज होता है, नॉर्मल वेयर एंड टेयर के अलावा कुछ भी डैमेज होता है, तो इसके लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। नॉर्मल वेयर एंड टेयर तो होगा ही ना यार, वो तो ऑब्वियसली यहाँ पे पड़ा रहेगा तो भी नॉर्मल वेयर, इसका भी नॉर्मल वेयर एंड टेयर तो हो ही रहा है, एक ही जगह पड़ा है इतने दिन से, ठीक है। तो भी नॉर्मल वेयर एंड टेयर तो हो ही रहा है, ठीक है। तो कुछ भी अगर नॉर्मल वेयर एंड टेयर होता है तो वो तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट अगर कोई डैमेज होता है, चोरी हो गया, टूट गया, वो सब आपकी जिम्मेदारी है भाई।
उसके लिए वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, तो आपको पैसा देना पड़ेगा उसका, बरोबर। तो ये सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है। तो उसी तरीके से एम्प्लॉई से आपने कोई सिक्योरिटी ले रखी है, बट ये ध्यान रखना कि इसकी 1 साल से सैलरी से ज़्यादा नहीं ले सकते। अगर आपने उसकी 3 साल की सैलरी मांग ली, हालांकि कोई देगा ही नहीं, प्रैक्टिकली इट्स इम्पॉसिबल, कौन देगा यार। हाँ मतलब आपकी सैलरी 10 लाख की है, आप 30 लाख पहले दो, फिर मैं आपको अपॉइंट करूंगा। नो बडी विल गिव दिस अमाउंट, कोई नहीं देगा। तो मैक्सिमम सिक्योरिटी हो सकती है आपकी 1 साल तक की सैलरी, और उससे ज़्यादा की ले रखी है तो वो डिपॉजिट बन जाएगा, तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, डिपॉजिट बन जाएगा। समझ आ गई क्या, जल्दी बोलो। एनी नॉन इंटरेस्ट bearing amount received or held in trust any non interest bearing amount received or held in trust। आपके पास कोई एज ए ट्रस्टी आपके पास कुछ पैसा रखा हुआ है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जैसे कि मान लो अपन एक कंपनी है और अपने पास किसी डायरेक्टर की अपनी कंपनी के किसी डायरेक्टर की या होल्डिंग कंपनी के किसी डायरेक्टर की डेथ हो जाती है, और उसने अपने को एज ए नॉमिनी अपॉइंट कर रखा है कि बोले जब तक मेरा बेटा 18 का नहीं हो जाता तब तक एज ए नॉमिनी आप इसके प्रॉपर्टीज़ को और मेरे शेयर्स को संभाल लो। तो एज ए ट्रस्टी हमने होल्ड कर रखा है, हमारा कोई गेन नहीं है इसमें, ना हमें कुछ पैसा मिल रहा है ना इंटरेस्ट मिल रहा है, कुछ नहीं है। तो नॉन इंटरेस्ट बियरिंग अमाउंट रिसीव्ड और हेल्ड इन ट्रस्ट, ये भी क्या नहीं है, डिपॉजिट्स नहीं माना जाएगा। समझ आ गया क्या, ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है कि हमें बिजनेस पर्पस के लिए पैसा मिलता रहता है, बिजनेस पर्पस के लिए पैसा मिलता रहता है, एडवांस बिजनेस के लिए मिल गया आपको, ठीक है। सामान बनाने के लिए एडवांस पैसे ले लिया आपने, तो जो सामान बनाने के लिए एडवांस पैसे लिए आपने, जो आपको जो भी कुछ मिला है, क्या वो आपका, ठीक है, यहाँ पे माना जाएगा क्या, ठीक है, डिपॉजिट्स। तो आंसर इज नो सर, बिल्कुल नहीं माना जाएगा, ये इस अमाउंट को बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। क्या नहीं मानेंगे, समझ आ गया। आज वो नहीं आया क्या, वो जो उस दिन आपके साथ आया था, क्या नाम है, शाम। हाँ हाँ हाँ, अच्छा ऑनलाइन ले रहा है अभी, ठीक है। चलो लिखना इसमें, एनी अमाउंट रिसीव्ड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के लिए आपको पैसा मिला है, समझ रहे हो, जिसमें ए पॉइंट आएगा एज एन एडवांस फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स, एज एन एडवांस फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स। भाई साहब गुड्स की सप्लाई के लिए आपने पहले मेरे को एडवांस पैसा दे दिया, समझ आ गया क्या, एज एन एडवांस फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स, कि गुड्स थे, सर्विसेज थे, ओके, उस लिए आपने मुझे एडवांस पैसा दे दिया, फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज कर देता हूं, ओके। मगर इस पे एक लिमिट है कि जो गुड्स की सप्लाई या सर्विसेज जो आपको प्रोवाइड करी जाएगी ना, वो विद इन 365 डेज प्रोवाइड करनी पड़ेगी। मतलब ऐसे काम चालू हो जाना चाहिए 365 डेज के अंदर अंदर मैं आपको गुड्स की सप्लाई कर रहा हूँ, ओके, या सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये 365 दिन में काम चालू हो जाना चाहिए, काम तो चालू हो जाना चाहिए। मतलब जैसे बिल्डर है तो उसको उसकी ड्यूटी होती है कि 365 दिन में उसको काम तो चालू करवाना ही करवाना है, मतलब जैसे काम तो चालू हो जाएगा, तो काम तो चालू हो जाना चाहिए, नहीं तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। समझ आ गया, क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 365 दिन के ऊपर अगर जाता है तो डिपॉजिट में चला जाएगा, और डिपॉजिट में जाते ही वो इंटरेस्ट देना चालू हो जाएगा उसके ऊपर। समझ आ गया।
भाई डिपॉजिट्स में भेजने का मतलब होता है कि उस पर इंटरेस्ट लगेगा। आ गया समझ में? जो गाड़ी की बुकिंग करवाते हैं अपन, वो जो गाड़ी की बुकिंग करवाइए तो वो एडवांस फॉर द गुड्स है ना। अब गाड़ी वो 365 दिन के बाद सप्लाई करता है, तो उस कंडीशन में उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा उस पर। मगर उसने गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग तो चालू कर दी है ना, और तो ऑब्वियसली वो सप्लाई करता जा रहा है ना सबको। आपकी गाड़ी नहीं सर, वो तो गाड़ी तो मैन्युफैक्चरिंग में चली रही है ना उसकी। हाँ, कौन सी गाड़ी है जो 365 दिन में भी नहीं मिल रही है? किसकी? स्कॉर्पियो एन की जो 2.5 साल की बुकिंग है, वो सिर्फ कहने की बात है, वो जल्दी मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। हाँ, कार्निवल करवाइए बुक। मुझे पता है उसकी बहुत ज़्यादा बुकिंग है, और पहले दिन ही मेरे को पता है उसकी पहले दिन ही बुकिंग 1 लाख+ चली गई थी। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, अभी भी सर्वर नहीं चल रहा। अभी भी जाओ बुकिंग करवाओ, सर्वर 5 मिनट बुकिंग ओपन होती है फिर बंद। पता नहीं ऐसे क्या हो गया, हर घर स्कॉर्पियो चल रहा है। आह, हाँ, एक्सयूवी की भी सर अभी भी यही चल रहा है एक्सयूवी के साथ। किसकी? हाँ वो तो सही बात। अरे दे देते हैं यार, बोलने की बातें होती है। आर्टिफिशियली हाइप भी तो क्रिएट करना होता है ना। एक बात बताओ, 2.5 साल तक आप वेट करोगे क्या? आपको लगता है कि 2.5 साल में वो का उसकी बेटर गाड़ियां और 10 आ जाएगी? भाई उससे 10 गाड़ियां और बेटर आ जाएगी ना। अभी तो फिलहाल के लिए टाइम ऐसा चल रहा है कि ये जैसे मान लो कि सियाज, वरना और ये सब, तो फिर भी आपको होंडा सिटी है तो फिर भी अवेलेबल हो जाती है। जितनी भी आपकी एसयूवीज है ना, एक की भी आपको टाइम पे डिलीवरी नहीं मिल रही है। क्रेटा वगैरह भी लेने जाओगे तो महीना 2 महीना की बुकिंग मांग रहा है। क्रेटा तक के लिए अब सोच लो आप। एमजी के लिए मान लो, क्रेटा के लिए मान लो, ठीक है, सेल्टॉस के लिए, मतलब किसी के लिए भी देख लो आप, अभी सबके लिए चल रहा है। तो यहाँ तो स्कॉर्पियो वगैरह 2.5 साल की बुकिंग बोल रहा है, बट वो आपको 6 महीने से साल भर के बीच में डिलीवर हो जाएगी। इतना टाइम कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ा देगी ना यार। कंपनी को भी पता है प्रोडक्ट अभी हिट हो गया, फटाफट से निकाल दो, जितनी ज़्यादा सेल हो जाएगी 2 साल में हो जाएगी। 2 साल में सेल थोड़ी ड्रॉप होगी होगी, जैसे ही कंपटीशन में नई 4 गाड़ियां आ जाएगी, और आएगी ही आएगी। भाई अगर महिंद्रा ने लॉन्च किया तो टाटा भी कुछ ना कुछ तो लेके आएगा। वो 4 लेके आएगा, 2 ईवी 2 नॉर्मल। हाँ, अब मेरे को पता है, मेरे अभी किसी जानकार ने खरीदी है ईवी। चलो 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 सुनो, अरे सुन लो आगे। एज एन एडवांस फॉर दी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, समझ आ गया? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस के लिए पैसा मांग लिया। अरे बोलो ना भाई। ठीक है। अच्छा, अगर कोर्ट केस चल रहा है ना, तो ये 365 दिन वाला केस एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है। इफ एनी लीगल प्रोसीडिंग्स आर पेंडिंग बिफोर कोर्ट, अगर कोई लीगल प्रोसीडिंग्स आर पेंडिंग बिफोर कोर्ट, तो उस कंडीशन में 365 डेज की जो लिमिट है इज नॉट एप्लीकेबल। समझ आ गया? 365 दिन की जो लिमिट है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। 365 डेज वाली लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। हाँ सर। पेंडिंग बिफोर कोर्ट, पेंडिंग बिफोर कोर्ट। बी पॉइंट है, एडवांस मिला है फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर अरेंजमेंट कॉन्ट्रैक्ट, हाँ ठीक है।
एडवांस मिला है फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी, समझ आ गया क्या? एडवांस मिला है फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए एडवांस मिला है, समझ आ गया? तो वो तो मिल ही सकता है ना भाई। ओके सिक्योरिटी फॉर परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। सुनो, अब जैसे सरकार ने क्या कहा, एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया सरकार ने, एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया, किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया सरकार ने, ठीक है। जैसे लेट से सरकार ने कहा कि टोल बनाने का तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट देंगे, मगर टोल बनाने का और टोल पे तुम खुद कलेक्ट करोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर तुम्हें हमारे पास पहले सिक्योरिटी डिपॉजिट रखवाना पड़ेगा कि कल को मान लो तुमने अगर टोल नहीं बनाया, तो बीच में काम छोड़ दिया, तो कुछ डिले हो गया, तो कंपनी को बोला कि टोल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है, 100 करोड़ पहले जमा होंगे हमारे पास एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट, जो विच इज़ रिफंडेबल, जो कि एक रिफंडेबल अमाउंट है, जो हम आपको रिफंड कर देंगे, समझ आ गया? जैसे एनएससी बीएससी है, तो एनएससी बीएससी स्टॉक ब्रोकर से सिक्योरिटी डिपॉजिट लेता है 3-3, 4-4 करोड़ के। क्या अच्छा आपको एनएससी से लाइन चाहिए? चलो 3 करोड़ दो, समझ आ गया? तो शेयर्स के लिए अलग पैसे देने पड़ते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए अलग देने पड़ते हैं, कमोडिटी मार्केट के लिए अलग देना पड़ता है, फॉरेन एक्सचेंज के लिए अलग देना पड़ता है, फिर यही सेम बीएससी में अलग देना पड़ता है, एनसीडीएक्स में अलग देना पड़ता है, एमसीएक्स में अलग चलता है, मतलब अलग अलग टाइप के एक्सचेंजेस होते हैं ना, उन सब की अलग अलग सिक्योरिटी डिपॉजिट चलती है। तो इनमें आपको इतना पैसा जमा कराना पड़ता है। मतलब अगर एक ब्रोकर बनना चाहते हो आप, जिसके पास हर जगह से ऑलमोस्ट बढ़िया लाइन है, सारा काम करवा सकता है वो क्लाइंट को, उसके लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए 15 से 20 करोड़ का। ओके, फिर वो ऐप वैप के अलग खर्चे है, एडवर्टीजमेंट के अलग खर्चे हैं। वो तो अगर सब ब्रोकर बनते हो ना आप, तो सब ब्रोकर बनता है ब्रोकर से लाइन लेके, तो उस केस में आपको ब्रोकर से लाइन लेनी पड़ेगी, तो आपको ब्रोकर के पास 10-15 लाख जमा कराने पड़ते हैं। जैसे मोतीलाल ओसवाल है ना, तो उसका एक सब ब्रोकर मेरा एक स्टूडेंट ही था, है ना, तो उसने सब ब्रोकरशिप ले रखी है इससे, मोतीलाल ओसवाल से। हाँ, आप लोग के पास भी है मोतीलाल ओसवाल की सब ब्रोकरशिप, बहुत बढ़िया। तो जैसे उसने ले रखी है मोतीलाल ओसवाल से सब ब्रोकरशिप, बरोबर, तो मोतीलाल ओसवाल की जो सब ब्रोकरशिप उसके पास है, उसके लिए उसने मोतीलाल ओसवाल के पास अपने शेयर्स रखवा दिए। बोला सर कि मैं सिक्योरिटी के, मतलब उसको सिक्योरिटी चाहिए थी, तो मैं उसके पास कैश रखवाता, कैश के लिए हमें शेयर्स बेचने पड़ते हैं, तो पड़े रहने देते हैं 30% मार्जिन के बाद। मतलब जैसे उसके पास अगर मान लो 15 लाख रखवाने हैं, तो बोला कि सर मैं 20-25 लाख के शेयर्स रखवा दिए, तो फ़ायदा ये होगा कि 20-25 लाख के शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी तो सही, क्योंकि अगर इसके पास 15 लाख रुपए रखवाते भी है ना हम लोग, तो सर उस पर ब्याज थोड़ी देगा ये आदमी, ना मोतीलाल ओसवाल ब्याज देगा। मोतीलाल ओसवाल बोलेगा कि भाई मैं क्यों ब्याज दूं, ठीक है, मेरे को एनएससी थोड़ी देता है ब्याज, मेरे को बीएससी थोड़ी ब्याज देता है, ना वो मुझे ब्याज देता, ना मैं तुम्हें ब्याज दूंगा इधर, समझ आ गया? और टेट फॉर टैट चल रहा है, ठीक है। तो भाई साहब अगर आपने शेयर्स रखवा दिए, तो डोंट यू फील लाइक कि हो सकता है वो 15 लाख के शेयर्स आज की डेट में 25 लाख हो गए हो, तो वो जो प्लेजिंग है वो हटवा देगा उस पे से, बोले कि आपको 15 लाख ही चाहिए थे, आज की डेट में 25 लाख के हो गए। मतलब मान लो आपको 15 लाख के चाहिए थे, मैंने 20 लाख के, 22 लाख के, 25 लाख के शेयर्स ऑलरेडी रखवाए, आज वो 25 लाख के शेयर्स 40 लाख के हो गए, तो लाओ 10 लाख के शेयर्स वापस कर दो, तो वो कर देगा, उन पे से प्लेज हटवा देगा। और अगर वो कम हो गए तो वो और रखवा देना शेयर्स, या पैसा दे देना, डिफरेंस ऑफ द अमाउंट। क्लियर हो गया क्या? तो ये फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और सर्विस है, यहाँ पे इसमें कोई रूल एप्लीकेबल नहीं होता। समझ आ गया? बरोबर, कोई दिक्कत, कोई डाउट तो जल्दी बोलो। अभी सर की क्लास है क्या? अच्छा फ्री हो गया ना, तो समझ आ गया सबको यहाँ तक? ठीक है भाई, एक सेकंड रुकना। चलो कल ही करते हैं, अगला क्लास है फिर। हाँ, प्रॉपर्टी को भी रखवा सकते हैं, करेक्ट। आ गया समझ में?